दादा, आज तो आसमान भी जैसे कुछ छुपा रहा है। इतनी काली रात मैंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसी रातें बेवजह नहीं आती बेटा। कुछ रातें होती हैं जो खुद किसी की याद लेकर आती हैं। दादा, कहानी सुनाओ ना, कोई डरावनी वाली। आज का मौसम देखो, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ दादा, भूत वाली, पिशाच वाली कहानी सुनाओ ना। भूत, पिशाच, इन्हें तो दुनिया जानती है, लेकिन आज मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर बड़े बड़े मर्दों की रूह कांप जाती है। वो क्या है दादा? डाकिनी। डाकिनी की कहानी और डाकिनी का डर। डाकिनी? ये क्या होती है दादा? भूत से अलग है क्या? भूत तो मरा हुआ होता है बेटा, लेकिन डाकिनी आधी मरी होती है और आधी जिंदा। उसका शरीर चलता है, आवाज करती है, लेकिन उसके अंदर जो है वो इंसान नहीं, कुछ और ही रहती है। मतलब वो दिखती भी है क्या हमें? दिखती है, बिल्कुल तुम्हारी किसी औरत जैसी दिखती है, किसी की बहन जैसी, किसी की पड़ोसन जैसी। बस उसकी पैर उल्टे रहते हैं। दादा, सच बोल रहे हो ना? बेटा, मैंने आज तक कोई काल्पनिक कहानी नहीं सुनाई। जो मेरे मुंह से निकलता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ हुआ होता है। तो ये कब होता है? कैसे बनती है डाकिनी? जब किसी औरत की मौत एक खास तिथि पर होती है और उसे जल्दबाजी में जमीन में दफना दिया जाता है। जब सब लोग कब्र बंद करके घर चले जाते हैं और तभी मिट्टी हिलने लगती है। पहले एक उंगली निकलती है, फिर एक हाथ, फिर वो पूरी उठ जाती है, खड़ी होती है। दादा बस करो, मुझे डर लग रहा है। डरना नहीं है बेटा, बस याद रखना, रात को अकेले जंगल मत जाना, नदी किनारे कभी मत रुकना, और अगर कभी अंधेरे में पायल की आवाज सुनो तो पीछे कभी मत मुड़ना। दादा, मुड़ गए फिर क्या होगा? फिर कोई नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। दादा, जल्दी से कहानी सुनाओ, वो डाकिनी वाली कहानी। ठीक है, तो चलो मैं तुमको वो कहानी सुनाता हूँ। देवरी पाल गांव की कहानी। सेठ मनोहर लाल अपनी पुराना तबेले के पास खड़े होकर घबरा रहा है। उसके साथ उसका दूसरा नौकर सोनू भी खड़ा है। आज शाम कुछ अलग थी। हवा में एक गंध खुली हुई थी, जैसे कहीं दूर कोई पुराना कब्र खुल गया हो। गाय बैल आंगन में खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें बड़ी बड़ी, कान सतर्क, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान की नजरों से छिपा रहता है। अरे सोनू, जरा देख तो, ढोलुआ अभी तक घर नहीं पहुंचा। पता नहीं कहां मर गया वो हरामखोर। हाँ सेठ जी, शाम हो गई। हमारे सारे गाय बैल तो जंगल से वापस आ गए, पर ढोलुआ, उसका कोई पता नहीं। अरे जंगल से तो सारे जानवर लौट आए, पर ये ढोलुआ कहां मर गया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ढोलुआ सेठ के पहला नौकर है, जो गोठान के गाय बैलों को चराने का काम करता है। वह हर रोज गाय बैलों को जंगल चराने ले जाता है और शाम को लेकर गोठान वापस आता है। पर आज सभी गाय बैल वापस आ गए, पर ढोलुआ अभी तक नहीं आया। सोनू, तू अभी जंगल जा, ढोलुआ को ढूंढ के ला। सेठ जी, रात हो रही है, जंगल, अंधेरा, मैं नहीं जा सकता। चुप, जबरदस्ती की बात मत कर। जा, अभी जा, ढोलुआ को ढूंढ के ला, वरना 2 महीने की पगार काट दूंगा, समझा? तभी अचानक गोठान के सामने से तेज धूल उड़ती हुई आ रही है, जैसे मौत खुद उनके पीछे पड़ी हो। धूल का गुब्बार उठ रहा था। देखिए सेठ जी, ये सारे गाय बैल जंगल से दौड़ते हुए आ रहे हैं। लगता है किसी भूत ने देख लिया है इन्हें। मैं नहीं जाने वाला जंगल, नहीं। बकवास मत कर, जा, अभी जा, ढोलुआ को खोज के ला, वरना नौकरी से निकाल दूंगा। सोनू लालटेन और डंडा थामे गांव से निकल रहा था। उसके पैर कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वह गांव के मुहाने पर पहुंचा तो उसने देखा गांव की पुरानी चाय की ठेली पर 4 लोग बैठे थे। चेहरे पर डर, आंख में वो पुरानी डरावनी यादें झलक रही थी। सुनो सब, गांव के जंगल में डाकिनी घूम रही है, सब सावधान रहना। कोई भी शाम को उस जंगल की तरफ मत जाना। अरे काका, क्यों सबको डरा रहे हो? ये सब बकवास है।
पुरानी बातें हैं। अरे पागल हो गया क्या चंदर? ये बकवास नहीं, सच है। आज जंगल की ओर से चरने गए सारे जानवर भागते हुए गांव आ गए। कुछ तो बहुत भयानक हुआ है वहां। क्या कहा? गांव के पालतू जानवर, भेड़ बकरी सब भागते हुए घर आए हैं? हे भगवान, इसका मतलब वो डाकिनी जाग गई है। गांव के पालतू जानवर भेड़ बकरी अगर भागते हुए आए हैं तो उसमें क्या बड़ी बात है? सुनो रामू, कोई भी पशु पक्षी या जानवर तभी चिल्लाते हैं, तभी भागते हैं जब वो किसी ऐसे साये को देख लेते हैं जो भयानक है। उनकी नजरों में वो दिखाई देता है जो हम नहीं देख पाते। वो डाकिनी होते हैं, वो कोई साधारण भूत प्रेत नहीं। जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसका खून चूस लेती है, उसकी जान ले लेती है। हाँ, मैंने भी सुना है वो बहुत भयानक होती है। अगर उसकी नजर पड़ गई तो कोई नहीं बचा सकता। वो तुम्हारा खून पी लेती है। मतलब वो हमारे जंगल में आ गई है? हाँ, जानवरों ने संकेत दे दिया। अब हमें गांव वालों को सतर्क करना होगा। अगर जंगल से किसी बच्चे की रोने की आवाज आए, समझ जाना वो डाकिनी है, रो रो कर बुला रही है। और अगर कोई गया तो वो कभी नहीं लौटेगा। अब अपना पैर पीछे खींचने में ही भलाई है। अरे कौन है वहां? सबके रोंगटे खड़े हो गए, दिल की धड़कन रुक सी गई। उन्होंने पीछे मुड़ा तो सामने सोनू खड़ा था। लालटेन हाथ में कांप रही थी। सोनू चुपके से सब कुछ सुन रहा था। अरे तू तो हरिया का बेटा सोनू है ना? तूने तो हमको डरा सा दिया था। तू इस तरह चुपचाप क्यों खड़ा था बे? तेरी वजह से अभी मेरी जान चली जाती। अबे सोनू सेठ का चमचा, इस समय तू कहाँ जा रहा है? भैया, वो सेठ जी ने मुझे ढोलुआ को ढूंढने जंगल भेजा है। वो अभी तक नहीं लौटा। नहीं बेटा, मत जा। डाकिनी जाग गई है, तू वापस नहीं लौटेगा। क्या तू जानता नहीं, गांव में कोलाहल मच गया है। सोनू सुन, वापस चला जा। सेठ से कह देना मैंने जंगल जाकर आ गया। नहीं, सेठ जी ने कहा है जाना ही पड़ेगा, वरना 2 महीने की पगार काट देंगे, नौकरी चली जाएगी। मुझे जाना होगा। अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? वापस चला जा, भूल जा ढलुआ को। मदन काका, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, क्या कोई उपाय होगा? कृपया मुझे बताओ, मुझे जाना ही होगा ढोलुआ के पास। बेटा, अगर तुम जिद कर ही रहे हो कि जाना ही है तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, वो डाकिनी से लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं है। हाँ, लेकिन एक तुक्का जरूर है। मैं बचपन में अपने दादाजी से सुना था, कहते थे डाकिनी नीम के पत्ते से दूर रहती हैं। अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ गईं तो तुम्हें बिना पीछे मुड़े नीम के पत्ते को छोड़ते हुए भागना है। तुम्हारे पीछे वो भी भागेगी, लेकिन रास्ते पर जैसे ही नीम के पत्ते को देखेगी वो वहीं रुक जाएगी। समझ लो, नीम के पत्ते उनके रास्ते के कांटे हैं। लेकिन अगर तुम भागते हुए पीछे मुड़ गए तो वो अब तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि सीधा आगे आकर खड़ी हो जाएगी। ये नीम का पत्ता सच में काम करेगा ना? ये तो मुझे भी नहीं मालूम बेटा, मैंने बस सुना है, बाकी मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। बस सावधान रहना। सोनू ने हिम्मत जुटाकर हाथ में लालटेन और डंडा थाम लिया। उसने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में एक नीम का पौधा दिखा। उसने नीम के ताजे हरे पत्ते तोड़कर अपने पुराने टावेल में कसकर बांध लिया ताकि वह डाकिनी की नजरों से दूर रहे। हे भगवान, आज मुझे बचा ले। काश मैं पिताजी की बातें मानकर कुछ दूसरा काम शुरू किया होता तो शायद आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। 2 वक्त की दारू और चकना के लालच में मैं उस खड़ूस सेठ के घर काम कर रहा हूँ। आज के बाद मैं उस सेठ का काम छोड़ दूंगा। बस आज किसी तरह इस भयानक जंगल से जिंदा बच जाऊं। सोनू का सारा शरीर पसीने से तर हो गया था। तभी अचानक उसने देखा, सामने एक पेड़ के नीचे ढलुआ के ऊपर एक भयानक औरत बैठी हुई थी। उसके दोनों हाथ जमीन पर गड़े हुए थे, जैसे कोई जानवर शिकार पर झपट रहा हो। वह औरत ढलुआ को चूस रही थी। उसके बाल लंबे, मैले और जमीन को छू रहे थे। चेहरा सफेद, आंखें लाल और गहरी खोखली। सोनू के रोंगटे खड़े हो गए। उसके शरीर कांपने लगा। तभी सोनू का पैर किसी सूखी पत्ती पर पड़ी। हल्की सी आहट हुई। डाकिनी की नजर सोनू पर पड़ गई और वह जोर से चीखने लगी। डाकिनी सोनू की ओर दौड़ी।
सोनू भी जोर से भागने लगा। मदन काका की बातें याद आई। वह नीम के पत्ते पीछे छोड़ते हुए बिना पीछे मुड़े भागने लगा। डाकिनी की भयानक आवाज जंगल में गूंज रही थी। पेड़ हिल रहे थे। सोनू हाँफता हुआ किसी तरह गांव पहुंचा और शेड के दरवाजे के पास आकर गिर पड़ा। सोनू, कल रात तुम मेरे दरवाजे के बाहर बेहोश पड़े थे, क्या हुआ था तुम्हें? माफ करना सेठ जी, ढोलुआ अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो डाकिनी बहुत भयानक है। वो ढोलुआ को खा गई। अगर मैं नहीं भागता तो। सोनू ने गांव वालों को जंगल में घटी सारी घटना एक एक करके बताना शुरू किया। उसकी आवाज में डर, दर्द और राहत का मिश्रण था। सोनू की यह बातें सुनकर सब लोग बहुत डर जाते हैं। हवा में भी एक डर की ठंडक फैल गई थी। ये हमारे गांव के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इस डाकिनी को भगाना ही होगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मदन? वो कोई सर्दी या बुखार थोड़ी ही है जो उसे भगा दोगे। वो डाकिनी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हमारे गांव में तो फिर डाकिनी आया कहां से? सुनो, दरअसल इसमें तुम लोगों का कोई गलती नहीं है। जानबूझकर डाकिनी को तुम्हारे गांव की ओर भेजा गया है। सच कहूं तो ये डाकिनी हमारे रतिया गांव की है। आज से करीब 6 महीने पहले की घटना है। क्या ये रतिया गांव की घटना है? क्या हुआ था वैद्य बाबा? हमें विस्तार से कहानी सुनाओ ताकि हम इसकी अतीत के बारे में जानकर हमें इस डाकिनी से मुक्ति मिल सके। हमारे गांव में एक गरीब परिवार था, रोशन और रानू। वो दोनों पति पत्नी थे। बरसों बाद रानू गर्भवती हुई, पर गरीबी के चलते रोशन रानू का सही समय पर इलाज नहीं कर सका और वही हुआ जिसका डर था। गर्भवती अवस्था में ही रानू की मौत हो गई। रोशन बेटा, अनर्थ हो गया। अब ये कोई साधारण देह नहीं है। लोग कहते हैं असमय मृत्यु के बाद बनने वाली आत्मा को चुड़ैल या डाकिनी कहा जाता है। इसे बेहद खतरनाक और प्रतिशोधी माना जाता है, क्योंकि ये अपने अधूरे जीवन और शिशु के प्रति मोह के कारण भटकती रहती है। तो अब हम क्या करें बाबा? आप ही कोई मार्ग बताओ। मैं तो पूरी तरह से टूट चुका हूँ। मेरे पास एक तरकीब है। हमारे रतिया गांव और देवरीपाल गांव के बीच एक जंगल है। एक तरफ हमारा रतिया गांव और दूसरी तरफ देवरीपाल। तो हम इसे लेकर देवरीपाल गांव के जंगल वाले हिस्से में दफनाकर चले आते हैं, जिससे कि हम इस प्रेत के प्रकोप से दूर रहें। गांव वाले चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। कोई विरोध नहीं किया। डर और मजबूरी ने सबको हामी भरने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने रामू के शव को बांस के डंडों पर लिटाकर अर्थी बना ली। बांस की पट्टियां कसकर बांधी गई। रानू का चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके लंबे बाल अर्थी के किनारे से लटक रहे थे, जैसे हवा में लहरा रहे हों। अर्थी उठाई गई। 4 मजबूत आदमी कंधों पर उठाए खड़े हुए। रोशन पीछे पीछे चल रहा था। सभी जंगल की ओर निकल पड़े। रात का अंधेरा घना था। पगडंडी सकरी और टेढ़ी मेढ़ी। दूर से उल्लू की आवाज आ रही थी। अर्थी पर रानू का शव हल्का हल्का हिल रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। हर कदम पर गांव वाले के पैर कांप रहे थे। कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ सांसों की आवाज और पैरों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रहा था। ठीक है, हम देवरीपाल गांव के इलाके में पहुंच गए हैं। ये जो जंगल का भाग है, ये देवरीपाल गांव की तरफ आता है। हम इसको यहीं दफन कर देते हैं और बिना पीछे मुड़े सीधे हम अपना रतिया गांव चले जाएंगे। पर याद रहे, जाते समय कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। गांव वालों ने अर्थी को नीचे रखा। जमीन पर ठंडी सी नरम थी। सब लोग मिट्टी खोदने लगे। कुल्हाड़ी और फावड़े की आवाज जंगल में गूंज रहा था। पसीना बह रहा था, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था, सिर्फ खोदने की आवाज। कुछ देर बाद एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। अब अर्थी उठाने की बारी थी। 4 आदमी आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने अर्थी को हाथ लगाया, तभी एक भयानक घटना घटित हुई। अर्थी पर पड़ा शरीर अपने आप खड़ा हो गया। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन आंखें खुली, लाल चमकती हुई। वह धीरे धीरे सिर घुमाकर सबको देखने लगी। गांव वाले के पसीना छूट गई। दिल की धड़कन रुकने को आई।
वहां अंधेरा सा छा गया। गांव वाले डर के मारे चीखते हुए भाग खड़े हुए। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ भागते चले गए। तो यही है हमारे रतिया गांव का और इस डाकिनी की आप बीती कहानी। वैद्य जी, क्या आप हमें कोई उपाय बता सकते हैं? वैसे तो डाकिनी से लड़ने का और उसे वापस भेजने का कोई आसान उपाय नहीं है, लेकिन हाँ, ये असंभव भी नहीं है। लेकिन याद रहे, इसमें जान का खतरा बना रहेगा। वैद्य बाबा ने गांव वालों के कानों में चुपके से कुछ बातें बताई। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ पास वाले ही सुन पा रहे थे। शायद यही पहला और आखिरी मौका बन सकता है। देवरीपाल गांव के लोग जोखिम उठाने को तैयार हो गए। वे चाहते थे कि किसी तरह इस डाकिनी से मुक्ति मिल जाए। अगली रात गांव के कुछ चुने हुए लोग सब मिलकर उस जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने एक अर्थी बनाई और उसे भी साथ लेकर चल रहे थे। पर कौन था उस अर्थी पर, उनके पास क्या योजना थी और कैसे उस डाकिनी के साथ लड़ पाएंगे, यह किसी को पता नहीं था। रात गहरा अंधेरा, लालटेन की कमजोर रोशनी में गांव वाले चुपचाप चल रहे थे। सबके चेहरे पर पसीना, हाथ कांप रहे थे। जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे, अचानक एक बच्चे की रोने की आवाज गूंजी। सब ठिठक गए। रोने की आवाज करीब आती गई। सुन रहे हो? बच्चे का रोना। यही जगह है, यहीं कहीं है वो। अर्थी को नीचे रखो, जल्दी। गांव वाले ने अर्थी को जमीन पर रख दिया। तभी जंगल की ओर से तेज गुर्राहट आवाजें आई, जैसे कोई जंगली जानवर हो। उसके साथ एक हल्की सी हंसी की आवाज, कर्कश भयानक। देखती ही देखती अंधेरे से निकलकर वही डाकिनी सामने आकर खड़ी हो गई। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वह जोर जोर से हंसने लगी। आज यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। तुम सब मरोगे यहाँ। देखो, हमें मत मारो। जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है, वही तुम्हारा पति रोशन। हम उसे इस अर्थी पर लेकर आए हैं। रोशन का नाम सुनते ही डाकिनी की हंसी रुक गई। कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। फिर वह जोर से गुर्राने लगी। गांव वाले डर के मारे अर्थी छोड़कर जंगल की ओर भागे। डाकिनी तेजी से अर्थी की ओर बढ़ी और उस पर बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने कफन हटाया तो अंदर रोशन नहीं, नीम के पत्तों का ढेर था। वह चीखती रही। तभी छिपे हुए गांव वाले नीम की डालियां और पत्ते हाथ में लिए अर्थी के पास आ गई। वैद्य ने इशारा किया। सबने मिलकर डाकिनी के चारों ओर गोलाकार में नीम की पत्तियों को बिछा दी। जैसे ही पत्तियां जमीन पर गिरी, डाकिनी और जोर से चिल्लाने लगी। सुनो, अभी हमारे पास मौका है। कुछ देर के लिए ये यहीं से नहीं भाग सकती। हमें जल्दी से जल्दी इसके शरीर को ढूंढना होगा। तुम जाओ, मैं यहाँ रहता हूँ। गांव वाले जंगल की गहराई में भागे। लालटेन की रोशनी में वे रानू के मृत शरीर को ढूंढने लगे। पेड़ों के पीछे, झाड़ियों में, हर जगह ढूंढने लगे। अरे देखो तो, ये तो वही अर्थी लगती है जिससे उस औरत को यहाँ लेकर आए थे। अर्थी यही है, मतलब उसका शरीर भी यहीं कहीं होना चाहिए। चलो ढूंढो। एक आस जगी। सब जोर शोर से ढूंढने लगे, लेकिन शरीर नहीं मिल रहा था। अरे जल्दी जल्दी ढूंढो, यहीं कहीं होना चाहिए। शरीर तो नहीं मिलेगा, लेकिन हड्डियां जरूर मिलेंगी। तभी तेज हवा का झोंका आया। पत्तियां उड़ने लगी। धीरे धीरे घेरा टूटने लगा। डाकिनी को आजाद होने का मौका मिल गया। वह वैद्य की ओर बढ़ने लगी। वैद्य डर गया। वह भी दौड़ने लगा गांव वालों की ओर। अरे मिल गई हड्डियां, जल्दी आओ, इधर लालटेन लेकर आओ। अरे वो देखो, डाकिनी आ रही है। लालटेन जल्दी लाओ। गांव वाले दौड़ते हुए मदन के पास पहुंचे। जैसे ही हड्डियों पर आग लगी, डाकिनी वहीं रुक गई। उसकी चीखें और तेज हो गई। मैं आऊंगी, वापस जरूर आऊंगी। तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। फिर एक तेज चीख के साथ वह गायब हो गई। हवा में सिर्फ धुआं और नीम की महक रह गई। हे भगवान,
तेरा शुक्रिया, तूने आज हमारी रक्षा की है, हमारे गांव की रक्षा की है। वैद्य जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, डाकिनी अब भी इन हवाओं में घुली हुई है। घर जाते वक्त कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना, वरना वो फिर से आ जाएगी। गांव वाले चुपचाप वापस लौटे। जंगल से बाहर निकलते ही सब नल के पास रुके। सब ने हाथ पैर अच्छे से धोए, पानी से चेहरा धोया, जैसे किसी नकारात्मक तत्व को शरीर से उतार रहे हों। सब राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन एक डर था जो किसी को पता नहीं था। रामू ने जंगल से लौटते समय पीछे पलटकर देख लिया था। क्या डाकिनी सच में चली गई, या रामू की एक गलती ने सब कुछ फिर से खतरे में डाल दिया था? क्या देवरीपाल गांव को वाकई में मुक्ति मिल गई, या आगे और भयानक कुछ होने वाला है? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइएगा।